और वहीं हरियाणा में लोकल को 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसे लेकर अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान भी सामने आया है। दुष्यंत चौटाला ने आरक्षण पर रोक को सियासी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार हो। प्राइवेट सेक्टर में लोकल के लिए आरक्षण को जुमला बताने वालों के चेहरे जल्द ही बेनकाब होंगे। 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं। उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेंगे। मैं तो ये चीज बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम। और वहीं हरियाणा सरकार के प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट की रोक के बाद स्थानीय युवाओं को नौकरियों का डर सताने लगा है। लोकल युवाओं ने हरियाणा की मनोहर सरकार से मजबूत कदम उठाने की अपील की है। सर, सबसे पहले हम इसको हरियाणा सरकार के लिए तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि जो अभी हमारे, अगर हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में कहें कि बेरोजगारी जो है, उसमें हरियाणा सरकार की एक पहल थी, जिससे कि एक रोजगार, युवा लोगों को रोजगार मिलने का हमारे को था कि अब बहुत आसानी से इस पोर्टल के थ्रू हमें रोजगार मिल जाएगा। हम यहाँ पे देख भी रहे थे, इस अटल सेवा केंद्रों पे काफी रश भी था, लोग वक्त भरवाने भी जा रहे थे। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं तो पता चला कि ये वाला पोर्टल बंद हो गया, क्योंकि स्टे लग चुका है। इसलिए हम सरकार से और न्यायाधीश जी से यही कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर पुनः विचार करें। मैं 2 दिन यहाँ पे आया था, 2 दिन में मेरा नंबर नहीं आया। आज आया हूँ, आज नंबर आया तो ये पता चला कि गवर्नमेंट ने ये कौशल विकास योजना पोर्टल ही बंद कर दिया। भैया सर, सही तो नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोकल बंदों के लिए कहीं और तो रोजगार मिलता नहीं है, फिर अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं बाहर जाने में कोई फायदा नहीं है। इतना इंसान को मतलब बचता नहीं है जितना खर्च हो जाता है बाहर रहने से। इससे तो हम लोग लोकल में कहीं जाते हैं तो वहाँ पे जॉब कोई मिलती नहीं है। हर कोई मतलब आउटसाइडर बंदे को रखते हैं, लोकल में बंदे को ज़्यादा से जल्दी जॉब नहीं देखते। सर, हम सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि जो सरकार ने बोला था उसे किया जाए, और कोर्ट से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि इस जो सरकार ने बोला था उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। आज प्रदेश में कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसकी रोकथाम, पहचान और उपचार के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप 2 जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर फरीदाबाद की है, जहां विश्व कैंसर दिवस के मौके पर सिविल अस्पताल में जागरूकता शिविर लगाया गया, जहां अस्पताल में आए लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक किया गया। वहीं इस मौके पर सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि वे समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें, ताकि समय रहते इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए, जहां झज्जर में भी विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। झज्जर के नागरिक अस्पताल में अवेयरनेस कैंप लगाया गया, जिसमें डिप्टी सिविल सर्जन मनोज सैनी ने शिरकत की और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया। साथ ही लोगों को इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस मौके पर सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का पैनल मौजूद रहा। और वहीं कैंसर दिवस के मौके पर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी जितेंद्र बेनीवाल ने। जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया विश्व कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में। क्या कुछ लोगों को समझाना चाह रहे हैं? आज 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। इसके अंदर सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द, जो इसकी भी उम्र 30 साल या उससे अबव है, वो आके दिखाए। यदि उनको कोई भी इनमें से सिम्टम अपीयर होता है, जैसे कि बाउल और ब्लैडर हैबिट में चेंज होना, कोई भी घाव है वो आसानी से हील नहीं हो रहा हो, दवाइयाँ और एंटीबायोटिक खाने के बाद भी कहीं से डिस्चार्ज हो रहा हो या ब्लीडिंग हो रही हो,
कोई भी लंप या थिकनिंग, कोई भी ब्रेस्ट के अंदर लंप आ जाए उसके लिए, इंडाइजेशन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग हो रही हो, कोई भी वाल्ट या बोल जिसका साइज अनयूजुअल चेंज हो रहा हो, लगातार कफ हो या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही हो, उन सभी को यदि 30 साल या उससे अबव है तो इमीडिएट आके दिखाना चाहिए, जिससे कि उनका अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर हो सके और समय पर उनका डायग्नोस। और पिछले 59 दिनों से पूरे हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शन कर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से 2018 के समझौते को लागू करने की मांग की है। वहीं धरना प्रदर्शन के लगभग 2 महीने बीत जाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों को किसी तरह का आश्वासन न मिलने से कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। इस समय मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर, जहाँ आप देख सकते हैं लगातार आंगनवाड़ी जो महिला है अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हुई है। और उनका ऐसी उनके साथ उनसे जानते हैं, हमारे कुछ महिला हैं आंगनवाड़ी की, उनसे जानते हैं कि ऐसी क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं जो अभी तक उनकी सरकार ने गुहार लगा रही तो अब तक नहीं सुन पाई है। मेरा नाम मनीता है, मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। लगातार धरने पर बैठे हो, कितने दिन आपको धरने पर हो गए, ऐसी आपकी क्या प्रमुख मांग है जो अब तक मांगी नहीं गई? हम 8 दिसंबर से इस धरने पे बैठे हुए, आज हमें 59वां दिन हो गया है और हमारी कोई नई मांग हमारी कुछ नहीं है। जो भी हमारी मांग है वो हमारी सन 2018 में जो लागू की गई थी वही हमारी मांग है। उसमें विधानसभा में खट्टर जी ने हमको कुशल और अकुशल का दर्जा देने वाली बात कही थी, लेकिन वो इस बात के लिए मुकर रहा है। दूसरा, जब सन 2018 में ही पीएम मोदी ने दिवाली के तोहफे के रूप में बोला कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनें बहुत सारा काम करती है, तो मैं खुश होकर उनको दीपावली के तोहफे में कुछ देना चाहता हूँ प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो उन्होंने 1500 रुपये वर्कर को और 750 रुपये हेल्पर को देने के लिए मन की बात बोली थी, लेकिन अभी तक वो हमारे लागू नहीं हुए हैं। अभी फिलहाल हमारी यही 2 मांग है कि हमको सरकार कुशल का दर्जा दे और हमारे 1500 और 750 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो हमारे वेतन में किए जाए। कितने दिन हो गए आपको लगातार? इसमें हमको 59 दिन हो गए आज। 59 दिन हो गए और अभी तक किसी आश्वासन अभी तक हमें कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला। हम विधायकों के पास भी गए, कैबिनेट मंत्री के पास भी गए, सभी मंत्रियों के पास गए, लेकिन अभी तक हमको कोई आश्वासन नहीं दिया गया। क्या रणनीति रहेगी आपका अगर आपकी मांगे नहीं मांगी जाती है? अगर अभी तक तो हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने रणनीति अपना रखी है, लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो आगे उग्र रूप धारण किया जाएगा। डीसी साहब तब तक आए नहीं यहाँ तक। मेरा नाम बाला है। धरने पे यार डीसी साहब तो बगल में बैठे, वो ही अगर 2-4 बार संभावना दे जाते या हमें कोई सहानुभूति दे जाते तो हमारा बहुत कुछ हो जाता। वो ही नहीं आए। नहीं, कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं कि लगातार इनको महिलाओं का कहना है कि आंगनवाड़ी का कि इनकी अभी तक ऐसी कोई इनकी मांगे नहीं मांगी जाइए और इनका कहना है कि अब तक इनके जिस प्रकार से लगातार ये मांगे बैठे हैं तो और जो इनकी मांगे नहीं मांगी तो ऐसे ही इनका प्रदर्शन होता रहेगा। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनी। और वहीं चरखी दादरी में पिछले काफी समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चरखी दादरी जिले के मोड़ी गांव में चल रही ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर जोजूकला थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी की तरफ से शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया था कि मोड़ी गांव में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को बहकाया जा रहा है, साथ ही सरकारी काम में बाधा भी डाली जा रही है। महिला एवं बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 3 आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं दूसरी तरफ आशा वर्कर यूनियन हरियाणा की उपाध्यक्ष कमलेश भैरवी ने बताया कि अपनी जायज मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी प्रदर्शन कर रही हैं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, लेकिन सोचे समझे साजिश के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, हमें 20 तारीख को मोड़ी सब सेंटर पे गए थे, मोड़ी जो सेंटर है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, और 19 तारीख को उन्होंने खुद हमें फोन किया था कि दीदी आप यहाँ आओ, ट्रेनिंग चल रही है, हमारे ऊपर प्रेशर देके ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो हम वर्कर के कहने पे हम वहाँ गए थे, वो आंदोलन में आने को तैयार थी। तो हम वहाँ सिर्फ अपील करने गए थे कि भाई पूरे हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर अपने मांग मुद्दों को लेके आंदोलन पे बैठी हुई है, आप सब
वहाँ पहुँचे और इन बहनों का साथ दें और अपने मांग मुद्दों को मनवाएं। उन्हीं वर्कर्स को, उनमें से 4-5 वर्कर तो हमारे साथ आ गई, वहाँ सिर्फ अपील की थी हमने, 4-5 वर्कर हमारे साथ आ गई। बाकी वर्करों ने ये कहा था कि दीदी हम कल आ जाएंगे। पीछे से वहाँ की जो सुपरवाइजर थी, जो ट्रेनिंग ले रही थी, उन्होंने दबाव दे के, प्रेशर डाल के उन लड़कियों के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखवाई जो कि बिल्कुल झूठी है, बेबुनियादी है। और हमने वहाँ पे ना कोई बदतमीजी की, ना कोई को आंगनवाड़ी वर्कर थी कमलेश, ये इनकी कार्यकर्ता थी बिट्टू और एक थी सुनीता। इन्होंने क्या किया, वहाँ प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग चल रही थी, उनके कार्य में बाधा डाली, उनको उकसाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उनके साथ मतलब धक्का किया। ट्रेनिंग में सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने पर इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 27 दर्ज किया है। इसका 353-186 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी इनके इन्वेस्टिगेशन जारी है, बयान लिखे जा रहे हैं। जो जिनकी कार्य में बाधा पहुंचाई है, इन तुरंत गिरफ्तारी की जाए। तो महिला बाल विकास अधिकारी है, जो इनकी प्रोग्राम ऑफिसर है, उसकी तरफ से शिकायत मिली है। और वहीं अंबाला में बने कैंसर अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। पहले कैंसर की तीसरी और चौथी स्टेज के इलाज के लिए मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई जाना पड़ता था, लेकिन अब इसका इलाज अंबाला में भी संभव हो गया है। अंबाला छावनी में करोड़ों की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल का निर्माण किया गया है, जहां कई तरह के कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। और वहीं हरियाणा में यूनिवर्सिटी खुलते ही छात्रों का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। छात्रों की मांग है कि NE5 के आधार पर ही परीक्षाएं हों। तो वहीं इन शर्तों पर परीक्षा के लिए प्रशासन तैयार नहीं है, जिसके विरोध में सिरसा में छात्रों ने चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो सोमवार से धरना प्रदर्शन के साथ ही आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। और वहीं यूपी में 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर हरियाणा पुलिस भी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के चलते हरियाणा पुलिस ने यूपी के जिलों से लगती हुई सीमाओं पर अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है, ताकि यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों में हरियाणा की तरफ से ना तो कोई शराब की खेप पहुंचाई जा सके और ना ही हथियार, ताकि यूपी में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। सोनीपत पुलिस के डीएसपी विपिन कादियान ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा से यूपी में अवैध शराब की सप्लाई करने वाले शराब माफियों की एक लिस्ट भी सोनीपत पुलिस ने जारी की है। इसी के साथ साथ सोनीपत पुलिस ने यूपी से लगते हुए इलाकों पर अपनी गश्त बढ़ा दी है। क्राइम ब्रांच की यूनिटों के साथ साथ स्थानीय पुलिस भी लगातार चौकसी बरत रही है। अभी यूपी में इलेक्शन है, उसके लिए हमने 3 तो स्पेशल नाके लगाए हैं राउंड द क्लॉक, जिसमें 24 आवर्स चेकिंग होती है। एक केजीपी टोल पे है, एक हमारा खरखुदा टोल पे है और एक गढ़ मीरकपुर नाके पे है। उसमें हमारे सभी CIAs यूनिट को SP साहब ने निर्देश दिए हैं और एक लिस्ट जारी की गई थी यूपी पुलिस की तरफ से, जिसमें कि पुराने क्रिमिनल्स जो कि अवैध शराब तस्करी में वहाँ यूपी में पकड़े गए थे, उन सब को भी दोबारा चेक किया जा रहा है और सभी लोग को चेक किया जा रहा है, जिसमें कि जिनसे ये हो सकता है कि अवैध शराब की तस्करी कर सकते। और वहीं यमुनानगर में नए साल की शुरुआत से ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ गई थी। लेकिन अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में ही 81 नए मरीज कोरोना के मिले हैं, तो वहीं 196 मरीज ठीक हुए हैं। जहां एक तरफ कोरोना के मामलों में कमी आई है, तो वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ी है।
जिससे स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। विजय दहिया ने लोगों से अपील करते हुए कहा, जिन लोगों ने अभी तक अपनी पहली और दूसरी डोज नहीं लगवाई है वह जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें ताकि कोरोना से बचाव हो सके। देखिए, हमारा दिसंबर में 0.08% पॉजिटिविटी थी, जो जनवरी में बढ़कर 8.36 पे चली गई थी। अब जो फरवरी के शुरुआत में जो केसेस आ रहे हैं वो 7.76 पिछले समय से काफ़ी मात्रा में हमारे जनवरी के लास्ट में भी केसेस घटे हैं और फरवरी में भी केसेस काफ़ी कम आ रहे हैं। जहां एक बार 400 के लगभग प्रतिदिन के हिसाब से केसेस आ रहे थे, जो बढ़कर अब घटकर अब 119, 130 और कल सिर्फ 81 केसेस ही पॉजिटिव आए हैं। तो ये डेफिनेटली लगभग एक हफ्ते से जो है इसमें ग्राफ में कमी देखी जाए। आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि जिन लोगों की सेकेंड डोज रह गई है वो तुरंत अपनी सेकेंड डोज जरूर लगवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन ने ही काफ़ी हद तक हम इस बीमारी से सेकेंड वेव की, जहाँ थर्ड वेव की विशेष तौर पर बात। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का असर कम देखने को मिल रहा है। वहीं गोहाना में भी कोविड-19 के मरीज कम हो रहे हैं, जबकि पिछले 3 दिन में कोरोना के कारण 3 मौतें हो गई हैं, जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य विभाग ने मृतकों के दाह संस्कार कोविड-19 के नियम के अनुसार करवा दिए हैं। कोविड-19 नोडल अधिकारी डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि कोविड की टेस्टिंग रोजाना 125 के करीब की जा रही है। जबकि बात करें गोहाना में वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन 100% पूर्ण कर लिया गया है, जबकि गोहाना में 15 से 17 साल के किशोरावस्था वालों का वैक्सीनेशन 78% पूरा कर लिया गया है। और वही गोहाना में एक युवती के साथ 1,30,000 की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। युवती को 2 दिन पहले ही एक फोन कॉल आया और उनके पिता का नाम बताकर बीमा कवर करने की बात कही गई और लिंक पर क्लिक करने को कहा गया और लिंक पर क्लिक करते ही उसके खाते से एक के बाद 5 बार में 1,30,000 रुपए निकल गए। युवती ने मामले की शिकायत सिटी थाने में दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मिली थी और आयुषी नाम है लड़की का। इसके पास इंश्योरेंस की पैसे ट्रांसफर कराने के लिए टेलीफोन आया था और टेलीफोन करने वाला लिंक भेज दिया इसके पास। वो लिंक को जैसे इसने क्लिक किया उसके बाद इसके अकाउंट से पैसे कटने शुरू हो गए और 6 बार में कुल 1,30,000 रुपये इसके निकल गए हैं। इससे ऑनलाइन ठगी हुई। इस पर FIR दर्ज कर दी हमने और तफ्तीश कर रहे हैं। और वही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत फरीदाबाद के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए 1200 कैमरे लगाए गए हैं, जो जिले के बड़े चौक चौराहों की निगरानी रखते हैं। इन कैमरों की मदद से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। किसी आपराधिक घटना या फिर सड़क यातायात नियम की अनदेखी होने पर इन CCTV की मदद ली जाती है। इन कैमरों से पुलिस को भी अब तक कई केस सुलझाने में मदद मिली है। कंट्रोल रूम के मुताबिक अब तक 450 से ज्यादा केसों को सुलझाया जा चुका है। इनकी देखभाल के लिए भी मैनेजमेंट ने खास व्यवस्था की हुई है। कैमरे के खराब होते ही विभाग को SMS से सूचना मिल जाती है, जिसे समय पर ठीक कराया जाता है। अभी फिलहाल हमारे यहाँ टोटल 143 लोकेशंस पे हमारे 1200 के करीब कैमरा लाइव हो चुके हैं और वो चल रहे हैं। हमारे कंट्रोल रूम में पुलिस 24 घंटे तैनात है, जो शिफ्ट में काम करती है और ये जितने भी हमारे यहाँ पर हैं कैमराज, उसका पुलिस पूरी तरह से उपयोग कर रही है। जैसे कोई भी घटना घटती है अगर, तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल रूम से, पुलिस के कंट्रोल रूम से यहाँ इन्फॉर्मेशन आता है और यहाँ जो हमारे पुलिस वाले बैठे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको चेक करके इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ पुलिस का भी कोई घटना होती है तो किसी थाने से भी लोग FIR कॉपी लेकर आते हैं और यहाँ चेक करते हैं। तो अभी तक करीबन 400 के करीब 450 के करीब केसेस को हमने यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। और इधर रोहतक के खिड़वाली गांव में 50 साल के व्यक्ति की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि यह शख्स किसी काम के चलते अपने प्लॉट गया था। इसी दौरान बाइक सवारों ने उसे गोली मारकर
मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस और FSL की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। डीएसपी सज्जन कुमार ने भी मौके का मुआयना किया और जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। हमारे शिक्षक और मुझे सूचना करी, हम मौके पर पहुंचे हैं। FSL टीम आई है और जांच कर रहे हैं। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। घटनास्थल पे हमने 2 लाइव कार्टेज और 3 एम्प्टी एम्प्टी मिले हैं और उसके भाई वेद प्रकाश की स्टेटमेंट पे हम FIR दर्ज कर रहे हैं, जिन्होंने बताया कि अभी तक हमारा किसी से रंजिश का तो है नहीं, लेकिन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो और वहीं नशे की लत से परेशान होकर रोहतक शहर की तेज कॉलोनी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें नशे की परेशानी को ही आत्महत्या का कारण बताया गया है। पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक PGI भेज दिया गया है और इस मामले में जांच की जा रही है। पता किया कि भी एक रवि उर्फ छोटा जो भीम सिंह का लड़का था, जो नशे का आदी था, तो नशे के काफी नशा करने के बाद में या काफी तंग परेशान होकर आज इसने अपनी आत्महत्या सुसाइड इसने फांसी लगा के कर ली। कोई सुसाइड वगैरह कुछ? हाँ, सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में भी उसने अपने आप को यही लिखा कि भी मैं बिल्कुल नशे करने से नशे काफी परेशान था और नशे के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, और इसमें परिवार का किसी भी व्यक्ति का इसमें किसी प्रकार का कोई